बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब जो हैं उनके अज़ाइम क्या हैं, ये वो सवाल है कि मेरा नहीं ख्याल है किसी ने इसके ऊपर सोचा है या किसी ने इसके गौर किया है। अमूमी तौर पर तासर दिया जा रहा है या फैलाया जा रहा है या मौजूद है, या इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं उनसे ये उखस किया जाता है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। मैं पहले दिन से कन्विंस्ड हूँ कि इलेक्शन जो है 25 मई 2022 तक के लॉन्ग मार्च तक तो वो एक दरमियान में थे, तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि शायद उनका दबाव आ जाए, इलेक्शन मिल जाए। लेकिन एक चीज़ उनको बिल्कुल उसका तयक्कुन हो गया था, यकीन कामिल था, और वो क्या था कि ये मुल्क जो है इमरान खान साहब के को ये पता चल गया था कि उनके पास जो इस वक्त पॉलिटिकल ताकत जो ऐसा ऐसा वो आ रही थी और सामने नज़र आ रही थी और रोज़ाना के बिना से बढ़ती जा रही थी, उसको इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को वो नाकाबिल इस्तेमाल बनाने की सलाहियत रखते थे। ये इमरान खान साहब को पहले दिन से मालूम हो गया था, और सही मालूम हो गया था कि अगर इमरान खान साहब आज भी चाहें, जिस मिशन पर गामज़न है, अगर वो मिशन बखैर खूबी कामयाबी से हमकिनार हुआ तो ये मुल्क जो है किसी के इस्तेमाल में नहीं रहेगा। यही वजह है कि इमरान खान साहब की हाँ में हाँ। आपने देखा है कि इंडियन मीडिया जो है वो यकसू होकर इमरान खान साहब के साथ आ गया है। यही देख के आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर जो गिद्ध जो पाकिस्तान के हालत निज़ाम में देख के पाकिस्तान के आसमान के ऊपर मुंडला रहे हैं, वो गिद्ध जो है चाहे ज़ल्मे खलीजाद हो या यहाँ पर रॉबर्ट राफेल है या कोई और अमरीकी लोग हों, चाहे कि उनको साजिश थ्योरी करें, चाहे अमेरिका का एक लगा बदा एजेंडा कहें जो कि पूरे 100-150 साल से दुनिया के लिए है, उसकी मौजूदगी में वो सारे क्राइम यही बताते हैं कि उनको इमरान खान साहब की जो असल जो सोच है वो उनकी सोच में यकसानियत है कि पाकिस्तान जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल होने जा रहा है। पाकिस्तान के नाकाबिल इस्तेमाल होने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फ़ौज तितर-बितर हो जाए, पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो जाए। ये पहला मरहला है। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान पहले कमज़ोर हो, 1971 में जैसे शिकस्त खाई, फिर पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो, और कुछ का ख्याल है कि नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद तितर-बितर हो जाएगा। पर हर दो सूरतों में जो एंड गोल है वो इमरान खान साहब को एक ही नज़र आता है, जो मुमकिन है इमरान खान साहब के लिए, कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना उनके लिए मुमकिन है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना उनके लिए मुमकिन है। लेकिन इस पाकिस्तान में इस तसादुम के साथ, इस टेंशन के साथ, इस पोलराइजेशन के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट, इत्मीनान के फुकदान और इस हेड डाउन के साथ इक़्तिदार जो है उनसे कोसों दूर चला गया है। ये बात आपने मेरे वीलॉग में दर्जनों दफ़ा मेरे मुँह से सुनी होगी, और पिछले साल से जब से इमरान खान साहब का ये दौर शुरू हुआ है, तसलसल से साथ साथ मैंने इस बात को मुंसलिक रखा है कि इमरान खान साहब जो है वो जिधर जा रहे हैं उसके अंदर इलेक्शन नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो एक इंतकाम है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, वो इस तरह खोल रहा है। लेकिन असल जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बात शायद तहरीक इंसाफ में उनके अलावा उनके साए को भी नहीं पता। उनके दाएँ तरफ पता नहीं वो कौन मौजूद है। शामिद कुरैशी बज़ाहिर नंबर 2 है, लेकिन इमरान खान साहब के नज़दीक नंबर 2 नहीं है। इमरान खान साहब कभी भी उनके साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। शामिद कुरैशी के साथ असद उमर दिल की बात कभी उसे शेयर नहीं करेंगे। सबके बारे में उनका ये ख्याल है। फवाद चौधरी साहब हैं, जितने लोग हैं, इमरान खान साहब का उनके सबके दरम्यान में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान साहब जिन पे एतमाद करते हैं उन लोगों की कोई औकात नहीं है। इमरान खान साहब को अपने खुद भी पता है कि उनकी सियासी सोच भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके अंदर डेप्थ भी नहीं है, तो इसलिए शेयर नहीं कर सकते कि वो इस मामले में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वैसे भी उनसे भी शायद ना शेयर करें, क्योंकि ये जो ख्यालात होते हैं ये चाहे शेख मुजीबुर रहमान के हों, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हों, चाहे किसी भी जो है इस तरह के सियासी लीडर के जिसके कोई मख्फी एजेंडा है जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे फजल रहमान हो, चाहे जरदारी हो, वो किसी से शेयर नहीं करता, सके भाइयों से भी नहीं करेगा। बस मौके की तलाश में होगा कि शायद उसका हिडन एजेंडा उसका काम बन जाए। इमरान खान साहब ने मुवाफिक हालात बहुत पैदा कर लिए कि उनका काम बन जाए। चुनांचे इलेक्शन तो इमरान खान साहब को मिलने नहीं है, ना मिलने हैं। इसके मौजू के ऊपर मैं टच करूँगा, लेकिन इससे पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म आज नाअहल हो गए हैं। अपनी आज़ाद कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उसको उन्होंने इसी तरीके से आड़े हाथों लिया था।
जजेस को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहते। अब वो ये भूल गए कि कहे तो उन्होंने भी शायद असम्बली के अंदर थे, भूल गए कि ये एक पूरी पार्टी की पॉलिसी ना बन सका, चुनाचे उसमें वो सारे काम उन्होंने किए तो अकेले रह गए। आज अदालत ने जब गोशमाली की तो उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब पाया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली सज़ा के वो मुस्तहिक पाए। आज अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और सज़ा के लिए मज़ीद 2 हफ्ते का उनको नोटिस मिल गया है, और अगर वो जो है खातर खान को माफ़ी ना मिली तो फिर जेल भी जाएंगे। बहरहाल ये उनके अंदर भी एक ख़ास किस्म का जोम आ गया था, एक इमेच्योरिटी भी थी, एक नापुख्तगी भी थी, और एक उनके अंदर एक जोम भी था, खब्ते अज़मत का जोम। तो खब्ते अज़मत जो थी उनके अंदर यकदम आ गई थी। पैसे उनका पहले से था, वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने सोचा कि वो भी पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ जितने या किसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जितने या इमरान खान साहब जितने एक वो बड़े ही बहुत बड़े जो है मजबूत और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म के रहनुमा बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब दे दिया है। पहली जो मैंने बात की इमरान खान साहब की वो इलेक्शन नहीं चाहते, उसके हवाले के साथ ये आपस में दोनों पैवस्त हैं, और उन्होंने आधे सफ़े का जवाब दिया है। उस जवाब के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी एक तो हमें 21 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं वफाकी हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कल पार्लियामेंट के सेशन में पूरी पार्लियामेंट ने फ़ंड देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कैबिनेट ने ये बात पार्लियामेंट में रखने की कोशिश की और बताया कि जी उनकी राय में हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसका फैसला आदमी फैसला पार्लियामेंट करे। पार्लियामेंट ने वही फैसला किया जिसकी तवक्कुह थी, और ये जो टेंशन हुई है और इस टेंशन के अंदर ये मंतकी सी बात थी, एक लॉजिकल जो है इसका कंक्लूजन ये था कि उन्होंने पैसे जो पार्लियामेंट ने वही करारदाद करनी थी जो जिसके बारे में कहा जा सकता था। जॉइंट सेशन कल हुआ, उसमें काजी फैज़ ईसा साहब भी आए, उसके ऊपर बड़ी लय दे हो रही है। मेरा अपना ख्याल है कि कुछ भी इसमें गलत नहीं था। एक पार्लियामेंट के अंदर किसी जज का आना और फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने बड़ी लगी पुदी नपी तुली तकरीर की। उन्होंने कहा जी बाकी जजेस नहीं आया ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वहाँ इकट्ठा हुए काजी साहब अकेले जाएंगे या बाकी जजेस जो हैं उन्होंने उसको दरखो इतना नहीं समझा। काजी साहब आ गए, पहले भी आते रहे जजेस पार्लियामेंट के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि चूँकि पोलराइजेशन बहुत है, तहरीक इंसाफ वाले हर राय का पहाड़ बनाते हैं, और जंग चूँकि एक बहुत बड़ी लड़ी जानी है आगे और उसमें से बच चलना तो मैं ये सोच रहा था कि ये अवॉइड हो जाता काजी साहब का आना, तो कम से कम ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, ये कुत्तों को भौंकने का भी मौका ना मिलता। भौंकने तो कह रहे थे, मौका कुत्तों को क्या चाहिए, कुत्ते तो राह गुजरते भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो बकवास शुरू हो गई है और जो गलाजत शुरू हो गई है, जिसका हम सारा पाकिस्तान जो है अब उससे जो है वो यूज़ टू हो चुकी है, उसके साथ जो है गुजर औकात चल रही है इस गलाजत के अंदर, इस सोशल मीडिया की, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अफसोस है कि काजी फैज़ ईसा साहब जब आ ही गए थे तो जरदारी साहब को और बाकी सियासतदानों को एहतराम करते हुए अपनी सियासी तकरीरों में रवादारी और बुर्दबारी और गैर सियासी बातें ज़्यादा करते, सियासी बातें कम करते, और एक रिकन्सिलिएशन और नेशनल रिकन्सिलिएशन और इत्तेहाद, जगादत, कानून, आइन ये छाया रहता। तो फिर बातें तो फिर भी होनी थी, क्योंकि पहली जो थी इस माहौल के अंदर काजी साहब का आना जो है वो एक उसके लिए तो वो बहाने ढूंढ रहे थे। काजी साहब के बारे में तो शुरू से मेहरबान है पीटीआई का मीडिया, एक अरसे से लगा हुआ है कि मैं खटकते हैं दिल अजला में कांटे की तरह। पहले चूँकि वो जनब फायज़ को और जनब बाजो को आड़े हाथों ले चुके थे, और वो पीटीआई वाले उनके साथ इन लव थे, उनके साथ उनकी जो है असीर मोहब्बत थे, उनकी मोहब्बत के अंदर पीटीआई वाले गिरफ्तार थे। वाजवा साहब के बारे में बात करते थे तो ये पीटीआई के लोग आपका मुंह नोचते थे। आप मजाल है उनको कहें कि ये इमरान खान साहब के अब्बू हैं और इमरान खान साहब जो है उनके बच्चे हैं, कभी कहते थे। वो सारे इन चीज़ों को ज़ातियात में लेते थे। बाजा साहब उनके नज़दीक सहाबा कराम की सिफ़तों का आदमी था। वो और ये मकबूल जान जो है वो रसूल को ख्वाब में मिले तो उन्होंने कहा था कि बाजा को ये पैगाम पहुँचा दे, मेरा दाएं हाथ में ये पैगाम दें, और उन्होंने वसूल करें। और यानी कि बाजा साहब को वो आने वाले दौर का खालिद बिन वलीद साबित कर रहे थे, और ये मकबूल जान वो तो उनकी सहूलत है। अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे दोस्त औरिया को कि जो इस खूबी से ख्वाब देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से ज़ियारत भी हो जाती है, पर उनके मुताबिक होती है, और जिसके वो ज़ियारत जो है नसीब फरमाना चाहें। औरिया साहब
जहाँ से उनको 2-4 आने का फ़ायदा होता है वहाँ वो ज़ियारत जो पेश कर दी जाती है। तो बहरहाल बाजा साहब को तहरीक इंसाफ वालों ने सर का ताज बना के रखा था, सर का ताज। और फैज़ हमीद जो था वो उसके जो है थे मज़ीद आराइश व ज़ैबाइश थी। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने जब इनको आड़े हाथों लिया था तब भी तहरीक इंसाफ वालों ने काजी फैज़ ईसा साहब को ही ज़दोकोब किया, उनके खिलाफ ही ये सारे ट्रोल चलाए। और फिर वो कई तो ऐसे निकल गए कि कोई घटिया सा जो शिया मौलवी था उन्होंने तो गालियाँ देनी शुरू कर दी, कत्ल की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। क्योंकि वो भी एक, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे पता नहीं बहुत सारे खैर समझदार भी लोग हैं, लेकिन एक अहले तशरीह की जो क़यादत है वो एन ब्लॉक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ लगी हुई है। क्या एजेंडा है क्या नहीं है, उनको क्या मुफादात है मुझे नहीं पता, शायद उनको उनके एक पूरे के पूरा मजमूई मुफादात हो। कई ग्रुप्स हैं जिसको मैंने देखा है कि अहमदी हैं, हमारे जो हमारे अहले तशरीह लोग हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ख़ास पूरे ग्रुप की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ़रात तफरी तो होती है, कुछ इधर होते हैं कुछ उधर होते हैं, लेकिन इस तादाद में इमरान साहब के साथ चले जाना बहुत सारे लोगों का। इससे पहले अहले हदीस लोग भी चले गए थे, वो तो चूँकि फ़ौज उनके साथ इमरान के साहब के साथ, तो हमारे अहले हदीस लोग भी इमरान खान साहब के साथ इज्तिमाई तौर पर थे, यानी कि इनका इज्तिमाई डिसीजन था। वो बाद में जब अहले हदीसों को जो है धोखा मिला पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, तो थोड़ा बहुत कोई अभी डगमगाए हुए हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो इस कैफियत के अंदर काजी साहब को भी बहुत बुरा भला कहा गया। तो एनीवे अब इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो पे ही आते हैं, जो हमने जिक्र भी किया था। उन्होंने जो लेटर लिखा उसने कहा जी कि ना तो पैसे मिले हैं 21 अरब और ना सिक्योरिटी मिली है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हम 75,000 बंदे देंगे, जबकि हमें तकरीबन 4 लाख के करीब बंदे चाहिए। मुझे 2-3 बातें मुख्तसर करनी है। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कई मामलात होते हैं, टेक्निकल मामलात होते हैं, जिनके अंदर खसूसन वो जिनके अंदर ट्रायल नहीं हुआ था। इनके अंदर मैंने वेस्ट में देखा, अमेरिका में देखा, वहाँ पे जब मैं एक ज़िंदगी बहुत बड़ा अरसा गुजारा है, वेस्ट में देखें, वहाँ टेक्निकल इशू में ज्यूरीज बैठ जाते, यानी कि एक कोई बिल्डिंग बन गई 40, 50, 60 मंजिला, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है किसी वजह से। अब वहाँ ये नहीं होता कि फौरी जाके आर्किटेक्ट को पकड़ के जेल में डाल दें, नहीं। जब अदालत में केस जाते हैं तो ज्यूरी बनती है जो इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की, आजकल तो कंप्यूटर जो IT के लोगों की, वो बैठती है और फिर स्टडी करती है, फिर मुजरमों को तयन करती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक का केस हो तो 2 जजेस बैठ के 184(3), PKLI का मेडिकल का केस हो तो साकिब निसार साहब अपना मस्खरापन लेके अस्पताल में तबलची बन के पहुंचे हुए थे, अस्पतालों में घुसे होते हैं, टेक्निकल मामलात हैं, वहाँ ज्यूरीज बैठती हैं। इमरान खान साहब और बोतम का केस चला था तो 12 बंदों की जूरी बैठी थी जिसने बताया था कि बॉल टेम्परिंग क्या होती है, बोतम ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा। इसमें बोतम ने डैमेजेस का क्लेम किया हुआ है, वो बनता है इमरान खान के ऊपर, ये नहीं इमरान खान साहब उसमें बाइज्जत बरी हो गए। ज्यूरी ने कहा कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात बोतम के बारे में नहीं की जो उनके शान में गुस्ताखी बनी हो या उन पर बोतान लगा, और ये बोतम साहब जो है बात करते रहे। रिकॉर्डिंग का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। रेंडर पावर का आया, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का आया, LPG के केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कलम जो है कैंसिल कर दिया। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग पे हमें अब मुझे पता नहीं है, लेकिन 7-8 अरब डॉलर का हमें जुर्माना हुआ इंटरनेशनल कोर्ट से, आज तक भुगत रहे हैं। रेंटल पावर के ऊपर टर्की ने हमारे ऊपर 4-5 अरब डॉलर का कराया, वो हमसे मिन्नत तले करके दोस्त मुल्क है तो शायद बनी किस्तें की हुई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। शुगर की कीमतें सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, क्या हुआ, उल्टा शुगर की उसमें शॉर्टेज हो गई। ये सारे केसेस जो थे सुप्रीम कोर्ट की पवेव में नहीं आते। अब इलेक्शन कमीशन का केस भी आप देखिए किस बेहुरमती के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन पहले ख़त लिखा कि हमारे तो इख्तियारात ले लिए। यही जब डस्का का केस हुआ, जितनी इलेक्शन कमीशन को जलील करवाया है, रुसवा करवाया है अदालतों ने PTI के हाथों, ये भी तारीख ऐसा है, 20 प्रेजाइडिंग अफसर अगवा हुए। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर के और सारे अमले के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लिया। जब एक्शन लिया तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर कहा नहीं, इसके दायरे ही की तहकीक करेंगे, यानी आप नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार ही नहीं है, मैं बस ठीक है रहे, लेकिन इलेक्शन हम करवाएंगे। अब करवाएं, 14 मई को इलेक्शन करवाएं। मेरी प्यारी सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो 14 मई को इलेक्शन चाहिए। आपकी इज्जत टक्के टोकरी हो जाएगी अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। और इलेक्शन मैं बता रहा हूँ नहीं होगी, मैंने तब भी कहा था नहीं होंगे। मैंने कहा उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को जलील करवा बैठेंगे, आपने करवा दिया। उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को नाराज़ कर दिया। 4 जजेस जो उस बेंच के थे 7 में, उनको आपने अंडरमाइन किया। आपने धज्जियाँ उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी की, उसके तकद्दुस के, अपने दायरे के तकद्दुस को पामाल के चीफ जस्टिस साहब ने। हाँ, उन 2-3 बंदों को जिनके हाथों में खून है, ना हक है मुस्लिम नून का, वो आपको इतने प्यारे लगे कि एक दाएं बैठते एक बाएं बैठते हैं। अल्लाह ताला ने फिर उनकी जो कबा जो है तार की पब्लिक के अंदर, मज़ाहिर नकवी जो है वो ना इतना जलील होता, ना उसमें ये इल्ज़ामात लगते जो गली गली कूचे कूचे में लगे हुए हैं। इजाज़ुल एहसन जो है वही हज़म कर जाता, मॉनिटरिंग जज वाला मामला वही हज़म कर जाता। जब शबाशी की हुकूमत आई है तो FIA वालों के तबादले रोक दिए थे, वही हज़म कर जाता जो डोगर को इसे वापस भेजा था। बहुत ही कीमती अफसर था जो इजाज़ुल एहसन को इसलिए पसंद आ गया था। इजाज़ुल एहसन वही हज़म कर जाता जो परवेज़ इलाही के केस के अंदर हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर वज़ारत आला से हटाने के लिए जो फैसला दिया था। इजाज़ुल हज़म कासिम सूरी के केसेस में यही मुनीब साहब वगैरह ये हज़म कर जाते, लेकिन बदहज़मी तो होनी थी। इस तरह के लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, इतने पत्थर इन्होंने हज़म करने की कोशिश की और ऐसे ऐसे इन्होंने गैर कानूनी काम जो है उनको मुतारिफ करा। सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से वो बैकफायर होने था। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 20 चौराहे के अंदर सुप्रीम कोर्टों के गिरबान जो है, हर आदमी उसके हाथ उसके गिरबान तक पहुंच चुका है। अगर थोड़ी सी इज्जत होती तो आज़ाद कश्मीर वाले वज़ीर आज़म की तरह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी नाअहल हो जाता। अगर हालात कुछ थोड़े बेहतर होते, पिछले साल 2 साल 3-4 साल के वाक़यात ना हो जाते, मॉनिटरिंग जज इजाज़ुल एहसन साहब वगैरह का वजूद ना होता। ये लोग किस ढिठाई से जो है ना, किस बेशर्मी से जो है पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ाते रहे। लॉ इक्विटेबल जस्टिस, इक्विटी जो है उसको तबाह बर्बाद किया और एक पार्टी को इक़्तिदार से बाहर निकाला और दूसरी पार्टी को लाने के लिए समझते थे कि हम अल्लाह मियाँ हैं, हम कादिर मुतलक हैं, हम जाएं जिसको कुल्लुम मालिक मुल्क तोतिल मन तशाओ तंज़ मुल्क में मन तशाओ। मैं जिसे चाहता हूँ हुकूमत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। ये अल्लाह मियाँ अपने बारे में कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं, हम हैं जिसको चाहते हैं हुकूमत देते हैं, हम हैं जिसको चाहते हैं हुकूमत छीनते हैं। वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़ुल्म मन तशाओ। फिर आगे अल्लाह मियाँ कहते हैं मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, किसको चाहता हूँ इज़्ज़त बेइज्जती। हुकूमत छीनने में बेइज्जती नहीं होती। ये अल्लाह मियाँ को पता है कि किसकी इज़्ज़त कहाँ रखी है, असल इज़्ज़त कौन सी है। लेकिन इन्होंने कहा था, जनरल गफूर साहब की ट्वीट थी, वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़ुल्म मन तशाओ। ये इज़्ज़तें और ज़िल्लतें बांटते फिर रहे थे, हुकूमतें बांटते फिर रहे थे। जनरल बाजवा साहब, साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, उमर अहमद बंदियाल साहब, अब आ जाएं हकूक़ का इलेक्शन करा के दे दें। सीधी सी बात यह है कि बदनीति पे किए हुए फैसले जो मैं लिख के कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, इसके निज़ाम से भागना शर्त जायज़ है। बदनीति पे किए हुए फैसले जो है आज जो हैं आपके गले पड़े हुए हैं, आपके नहीं सुप्रीम कोर्ट के गले पड़े हुए हैं। इदारा तहलील होने के हुए इस इदारे ने बाकी इदारों को भी नुकसान पहुँचा दिया। बाकी बुरी खबर यह है कि इलेक्शन 27 को भी नहीं होंगे। बुरी खबर यह है कि आने वाला निज़ाम जो है वो मावराए आईन निज़ाम होगा और इंतहाई घिनौना होगा और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया होगा। मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ आखिरी उम्र में ये कुछ देखने के लिए ज़िंदा नहीं थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।